नमस्कार प्यारे साथियों। मैं ब्रजेश कुमार यादव आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानोदय सरिता बीकेसी टीचिंग स्कूल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे, आपका टॉपिक है अध्याय प्रकाश का परावर्तन। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ना है। चलो, तो सबसे पहले आप ध्यान दें, प्रकाश का परावर्तन क्या है। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल के प्रकाश का परावर्तन मैं आपको बताता हूँ। जहाँ दिक्कत होगी आप लोग बताते चलेंगे, ठीक है। चलो, तो जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर, देखो जैसे ये आपका है, आप कोई चिकना तल है, ये चिकना तल है, ठीक है। ये आपका क्या है, चिकना तल है, चिकना तल। तो जब प्रकाश की किरण ऐसे किसी चिकने तल से टकरा कर ये आ रही है, ऐसे टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपतन बिंदु हुआ ओ, इसके बीच में जो खींचते हैं, हाँ सॉरी, ये हम है अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। चलो बताते हैं, ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सॉरी दूसरे माध्यम नहीं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, ये तो अपवर्तन की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर, चिकने तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग, ठीक है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है, तो उस घटना को, हाँ वेरी गुड, तो उस घटना को क्या कहते हैं, घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे, इसी तरह आराम से धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। चलिए, पर अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात जानो। नया सीखोगे, नया तो सीख के ही जाओगे, परावर्तन की घटना में क्या बदलता है, ठीक है। देखो, परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में नहीं बदलता। क्या क्या, यही तो पूछता है एग्जाम में, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं नीचे, यही तो पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले चाल नहीं बदलती, प्रकाश की चाल नहीं बदलती। और क्या नहीं बदलती, तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती। याद रखना इसको, ऑप्शन में आएगा आपको। आवृत्ति नहीं बदलती, क्या नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। और क्या नहीं बदलता, प्रकाश का रंग नहीं बदलता, अपवर्तन में रंग नहीं बदलता है, ठीक है। देखते रहिए, तो ये प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ रहे हैं। परावर्तन की घटना में नहीं बदलता है चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और रंग नहीं बदलता है। चलिए, अब बदलता क्या है ये आपको जानना है भाई। बदलता क्या है यहाँ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ये एक नंबर बिंदु था। अब दूसरा ये नोट आपको पढ़ाना है, ठीक है। देखो,
क्या क्या चीजें बदलती हैं वो भी तो जानो। आपने सीखा कि क्या नहीं बदलता है और बदलता क्या है। देखो, परावर्तन की घटना में परावर्तन की घटना में रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई तो हमने इसको शुरू किया है। ठीक, चलिए सॉरी, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें थोड़ा सा। परावर्तन की घटना में बदल जाता है। क्या क्या बदलता है, देखो वहाँ पर बात कर रहे थे, एक लोग आए थे। आप लोग अपनी पढ़ाई करें, कोई बात नहीं, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आइए, परावर्तन की घटना में क्या बदलता है, आयाम बदल जाता है। ठीक है, आयाम बदल जाता है और तीव्रता बदल जाती है। क्या बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, ऊर्जा बदल जाती है। क्या बदल जाती है, ऊर्जा बदल जाती है और कला बदल जाती है। देखो, क्या बदल जाती है, कला, कला बदल जाती है। आइए प्यारे मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको बड़ा करते हैं। ये आपका आपतन कोण है। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण को आई से लिखते हैं। ये अपवर्तन कोण है आर। ठीक है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है भाई। और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, पढ़ लो पढ़ लो। चलो, तो ये परावर्तित किरण हो गई और यहाँ बीच में ये आपका अभिलंब है। अब ये परावर्तक तल है। ये क्या है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल, परावर्तक तल है। आइए आगे बढ़े। अब परावर्तन के नियम आपको जानना है। यहाँ पर, यहाँ तक आपने देखा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, अब आगे बढ़े ना। अब परावर्तन के नियम जानिए। क्या पढ़ेंगे भैया, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम आप जानिए। परावर्तन के नियम क्या क्या हैं, आइए सीखें। देखिए, परावर्तन के जो नियम हैं वो क्या है। देखो, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। आइए, प्रथम नियम, देखो प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम सीखो भाई आराम से, एकदम जैसे आप नोट्स बनाते हैं उसी तरह यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको। देखो, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, पढ़ते चलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए, तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए, अब भैया दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है आप जानिए। द्वितीय नियम, आपतन कोण, देखो आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं भाई। चलो, आपस में बराबर होते हैं।
चलिए, मतलब आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम हैं आपके सामने। अब आपको I तथा R के बीच ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, आपतन कोण I तथा R के बीच ग्राफ, R के बीच ग्राफ आपको पढ़ना है भैया। ग्राफ देखो, आई बराबर, आपने अभी कोण I बराबर कोण R पढ़ा यहाँ पर न, तो इसको ऐसे लिखेंगे और आप जो है इसको इस तरह लिख देंगे, I बराबर 1 × R, 1 × R। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर mx, ये सूत्र होता है। ठीक है, y बराबर mx सरल रेखा का सूत्र है। तो इसका y बराबर mx का जो ग्राफ बनता है ना, अगर ये देखो y पर क्या है, y पे जो है I है, तो y अक्ष पर हम लोग क्या लिखेंगे? I लिखेंगे। और x पे क्या है? R है। x पे क्या है? x पे R लिख देंगे। यम का मान क्या है? 1 है। ठीक है, यम का मान क्या है? 1 है। यम बराबर एक सूत्र होता है, यम बराबर tan थीटा। यम बराबर, तो यम की जगह tan थीटा बराबर 1। तो tan में एक कितने अंश का मान होता है? 45 अंश का मान होता है। तो tan से tan काटेंगे तो थीटा बराबर 45 अंश आएगा। तो यहाँ जो ग्राफ बनाना है ना, ये ऐसे आपको बनाना है और ये थीटा बराबर 45 अंश होना चाहिए। तो ये y बराबर mx क्या हो गया? I और R के बीच ग्राफ हो गया। तो इस तरह से आपने जो है I और R का ग्राफ देख लिया भाई। देखो, पढ़ोगे नई चीज पढ़ोगे तो पहली बार कम समझ में आएगा, उसी को रिवाइज करके देखना मेरे भाई, समझ जाओगे। अब आपको अभिलंब आपतन पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है? अभिलंब। ना समझ में आए तो दोबारा रिवाइज करके देख लिया करो। अभिलंब आपतन पढ़ना है। ठीक है, अभिलंब आपतन क्या है इसके बारे में जाने। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत आपतित होती है, किसी तल पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तो उसे अभिलंब आपतन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिलंब आपतन कहते हैं। अब देखो कैसे अभिलंब आपतन कहते हैं, आइए। चलिए समझते हैं, यहाँ समझते हैं। देखो, जैसे ये आपका चिकना तल है, इस चिकने तल पर जो है प्रकाश कैसे आए? लंबवत आए, ऐसे। लंबवत आने का मतलब आपतन कोण की आई की वैल्यू क्या है? 90 अंश है। तो जब प्रकाश किरण किसी तल पर लंबवत आपतित होती है तो उसे अभिलंब आपतन कहते हैं ना। इसमें होता क्या है, इसमें इसमें प्रकाश जो है ना, प्रकाश अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाता है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। ठीक है, मतलब कोण नहीं बनाता, जैसे आया था उसी रास्ते से वापस गया, मतलब कोण नहीं बनाया, मतलब आर की वैल्यू जो है 0 हो गई। ठीक, कोण नहीं बनाया, जैसे आया था वैसे वापस ला गया, तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो अभिलंब आपतन में आई का मान 90 अंश होता है, आर की वैल्यू क्या होती है भैया? 0 होती है। ठीक है, देखो 90 अंश पे आ रही है। चलिए, आई अब आपको दर्पण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे भैया? आपको हम पढ़ाएंगे दर्पण। चलो देखो, दर्पण पढ़ो। दर्पण क्या है? ठीक है, मिरर किसे कहते हैं? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में लिखें, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है। देखो, दर्पण कांच के
गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है। चलो, दर्पण कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक ओर पेंट या पॉलिश करके अपारदर्शी बना दिया जाता है। जिसके एक ओर पेंट या पॉलिश करके, पेंट या पॉलिश करके अपारदर्शी बना देते हैं, अपारदर्शी बना दिया जाता है। चलो, सारे प्रश्न मैं यहीं से बता दूंगा आपके एग्जाम के, बस मन लगा के पढ़ो। जब क्लास शुरू हो तो भागो मत, पढ़ने में जोर आता है लेकिन क्लास में बैठ के पढ़ा करो। जब पढ़ोगे भैया तभी अच्छे अंक आएंगे। हाँ, अपारदर्शी जैसे आपका कोई कांच है, कांच है उसको काट के जो है एक तरफ कलाई कर दिया जाए तो दर्पण बन जाता है। ठीक है, ऐसे। तो चलो, तो ये दर्पण हो गया। दर्पण की परिभाषा पढ़ लीजिए आप जो है। दर्पण कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक ओर पेंट या पॉलिश करके अपारदर्शी बना दिया जाता है। चलिए, हाँ, तथा दूसरी ओर से परावर्तन की घटना होती है। जिस साइड पॉलिश नहीं किया जाता है उस ओर से, मतलब दूसरी ओर से परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन की घटना होती है। चलो, चलो भाई, तो ये हुआ आपका प्रश्न। अब ध्यान दें, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार पर, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। देखो, दर्पण के प्रकार में सबसे पहले भैया होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, अगर आप लोग बोलें तो एक दिन हम आपको बोर्ड, मतलब आपके एग्जाम का जो है, आपके एग्जाम का पेपर सॉल्व करवा दें। 2-3 साल का पेपर मैं पहले सॉल्व करवा दूं, अगर लेकिन आप लोग कहें तब। ठीक है, समतल दर्पण। उसके बाद होता है भैया दूसरा गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण होता है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, दर्पण। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण आपका ये है। ठीक है, इस तरह से इस पर जब प्रकाश किरण ऐसे आती है तो उसका अक्षांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे समतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। देखो, अगर जो है ये कांच का खोखला गोला है, ये कांच का एक गोला है, इस तरह से बाहर कलाई कर दोगे, बाहर कलाई कर दोगे तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक से बना लिया जाए। ठीक है, बाहर हम लोग कलाई कर देंगे तो अवतल, और अंदर कलाई कर देंगे। चलो बताते हैं, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है, आइए समझाते हैं। देखिए, जैसे ये गोला है, एक गोला आपका है। ठीक है, अब इसको बीच से काट दें। इसको बीच से क्या करें? काट दें। बीच से जब काटेंगे, देखिए जैसे ये गोला है पूरा, बीच से इसको ऐसे काट दें। बीच से जब काटेंगे और इसको बाहर कलाई कर दें, इसको बाहर, ये ऐसे था, बाहर कलाई कर दिए। बाहर अगर हम कलाई कर दिए, इसी को बाहर कलाई कर दिए तो ये अवतल बन गया, अवतल दर्पण। ठीक है, और इसमें अंदर कलाई कर दिए, ये उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बाहर कलाई करेंगे, बाहर कलाई करेंगे तो अवतल हो जाएगा, और उसी तरह से रहे अंदर कलाई कर देंगे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक,
चलो चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। देखो यार, पढ़ाई तो आपको जो है अच्छी तभी लगेगी जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, आइए अब समतल दर्पण के बारे में आपको बताते हैं। तो नई नई चीज़ें सीखोगे, ये मेरा वादा है। बाकी पढ़ाई करना, क्लास में आना तुम्हारा काम है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। F बराबर R/2। F बराबर सूत्र R/2 होता है। R अनंत है और 2 से भाग दोगे तब भी अनंत आएगा। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है R और फोकस दूरी F दोनों क्या होते हैं? अनंत होते हैं। अब क्षमता को P से लिखते हैं। P बराबर होता है 1/F। अगर F का मान यहाँ से ले लो, अनंत रख दो, तो अनंत में एक में अनंत से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है भैया अनंत। और फोकस दूरी भी क्या होती है? फोकस दूरी भी भैया अनंत होती है। और क्षमता क्या होती है? क्षमता शून्य होती है। यहाँ से देख लो। ठीक, चलो ये समतल दर्पण की चर्चा हो गई। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है भैया, ये देखो, कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए तुमको। बस यही एक प्लेटफार्म है जहाँ पर तुम्हारी समस्याएं सब सुनी जाती हैं। जैसे एक वस्तु है, तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण आप ध्यान दें। आप जानते होंगे कि सबसे पहले समांतर प्रकाश किरण निकलती है। कैसे निकलती है? समांतर निकलती है। तो आपको बताए थे कि जब 90 अंश पे आती है प्रकाश किरण समतल दर्पण पे, तो उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। लौट गई, ये भी ऐसे आएगी समांतर। तो ऐसे आई है और ऐसे लौट जाएगी, कोई प्रतिबिंब नहीं बना। अंदर देखो, यहाँ पर ये ऐसे आभास होगा, आभास होगा कि यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, एकदम सीधा और आभासी। ठीक है, अगर ऐसे किरण जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, तो जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में ऐसे वो लौट जाती है। ऐसे जाएगी तो ऐसे लौट जाएगी। तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इस वाली वस्तु से आती हुई प्रतीत होगी, तो इसको नहीं ही बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखो एक प्रतिबिंब बना हुआ है। ये उसका प्रतिबिंब हो गया, इमेज आई डैश। ये आपका प्रतिबिंब है जो आपको यहाँ दिख रहा है। प्रतिबिंब कैसे है? सीधा है और आभासी। कैसे है? ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो कैसे है ये? सबसे पहला नंबर तो आभासी है। देख लो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? आभासी बनते हैं। दूसरी बात क्या है? सीधा है। दूसरी बात क्या है? सीधा है। और अगली बात क्या है? वस्तु के बराबर है। जितनी बराबर वस्तु यहाँ रखी है उतनी बराबर यहाँ प्रतिबिंब भी बना है। ठीक, चलो, तो वस्तु के बराबर जो प्रतिबिंब बना, कैसे बना? वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर। आइए, तो प्यारे साथी आप ये ध्यान दें, और क्या है, जितनी दूर यहाँ आगे साइड में है वस्तु, उतनी ही दूर पर यहाँ प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या है? बराबर है। हाँ, दर्पण के आगे जितना है, मतलब ऐसे लिख दें कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है। और एक चीज ध्यान देना, पार्श्व का परिवर्तन हो गया है। पार्श्व का परिवर्तन, अब पार्श्व परिवर्तन हम आपको आगे पढ़ाएंगे। मतलब अगर आप जो है पार्श्व परिवर्तन, मतलब जैसे ये समतल दर्पण है मान लो,
समतल दर्पण है, आप इस साइड मुंह करके खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब इस साइड करके खड़ा होगा, मतलब उल्टा खड़ा रहेगा। आपको आप ऐसे देखेंगे तो वो आपको ऐसे देखेगा, तो पार्श्व का परिवर्तन हो जाएगा, इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलो अब आपको बता ही दें कि समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन, ठीक है, यहाँ सीखो। चलो, समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखो, यदि समतल दर्पण के सामने तीनों अक्षों को रखा जाए, तीनों अक्षों को रखा जाए, तीनों अक्षों को रखा जाए, तो जो अक्ष दर्पण के समांतर होगा, तो जो अक्ष दर्पण के समांतर होगा, दर्पण के समांतर होगा, उसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, उसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, उसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। और जो अक्ष दर्पण के लंबवत होता है उसकी दिशा उलट जाती है, जो अक्ष दर्पण के लंबवत होता है, दर्पण के बताएंगे समझाएंगे, पहले लिखने दो, लंबवत होता है उसकी दिशा उलट जाती है, उसकी दिशा क्या होती है, उलट जाती है। चलो, उसकी दिशा भैया उलट जाती है। चलिए, हाँ, इस घटना को समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। मतलब देखिए, जैसे आप यहाँ पर अक्ष है, ये समतल दर्पण है, मान लो ये समतल दर्पण है, कैसे बताते हैं, जैसे ये अक्ष है, मान लो ये वाई अक्ष है, ऐसे रखा हुआ है, मान लो, रुको बताते हैं, ये समतल दर्पण के समांतर है, रुक जाओ, ये समतल दर्पण के समांतर है वाई अक्ष, तो इसका जो है पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो दर्पण के समांतर होगा, समतल दर्पण के समांतर, उसका देखो यहाँ लिखे थे, यदि समतल दर्पण के सामने तीनों अक्षों को रखा जाए तो जो अक्ष दर्पण के समांतर होगा उसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग यक्ष अक्ष को ऐसे रख दें, देखो इसका ये सीधा एकदम विपरीत, एकदम विपरीत आ गया ना, देख लो, और इसको हम ऐसे करेंगे जेड अक्ष को, तो ये ऐसे चला जाएगा, ए ऐसे चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। देखो उलट रहा है कि नहीं, वाई वाला नहीं उल्टा, एक्स वाला अपोजिट हो गया, जेड वाला भी हो गया, तो जो अक्ष समांतर होगा उसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा, जो अक्ष लंबवत होगा उसका पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा। देखो, अंग्रेजी के 11 अक्षरों का, अंग्रेजी के 11 अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। देखो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ समतल दर्पण है, तो यहाँ ए लिखेंगे तो ऐसे आएगा, बी लिखेंगे तो ये उलट जाएगा इस तरह से, सी लिखेंगे इस तरह से तो ऐसे हो जाएगा, डी ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे है, तो इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे ए दिख रहा है ना, तो ऐसे जैसे आई लिखोगे तो आई नहीं बदलेगा ना, ओ लिखोगे तो ओ नहीं बदलेगा, तो ऐसे कितने अक्षर हैं, 11 अक्षर हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। वो कौन कौन से हैं, डब्लू है, ए है, एच है, यम है, आई है, यक्स है, वाई है। ठीक,
ओ है, यू है, टी है, वी है। तो वाह, मिक्सी, आउट, वी, ये आपके 11 अक्षर हैं। अंग्रेजी की 11 अक्षरों का क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है भैया। चलिए, अब आपको जो है समतल दर्पण में घड़ी देखना सीखना है। समतल दर्पण में आपको क्या करना है? घड़ी देखने का तरीका सीखना है। तो घड़ी देखने का जो तरीका है ना, उसे आपको आना चाहिए। चलो बताते हैं। समतल दर्पण में घड़ी कैसे आप देखेंगे? जैसे प्रश्न, हाँ चलो बढ़ेंगे आगे तब तो बताएंगे ना यार। समतल दर्पण में देखने पर घड़ी का समय। समतल दर्पण में देखने पर घड़ी का समय। चलिए, घड़ी के समय पर चर्चा कल होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, आप सभी ने पढ़ाई किया होगा। तो क्या टाइम हो गया? एक बार टाइम देख लें फिर आपको जो है पढ़ा दें। नहीं, अभी टाइम है, 5 मिनट है यार, हो जाएगा। समतल दर्पण में देखने पर घड़ी का समय, घड़ी का समय हम लोग कैसे देखेंगे? आइए, चलिए। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मोटा कर लें। चलिए, कोई बात नहीं, दिखेगा यार। देखो, जब पहला बिंदु पढ़ाते हैं आपको, थोड़ा सा मोटा करना था ना। चलिए, जब घंटे की सुई, जब घंटे की सुई, क्या देखने में दिक्कत है क्या? हाँ, जब घंटे की सुई जो है जब घंटे की सुई, हाँ पढ़ा रहे थे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जब घंटे की सुई 1 से 12 के बीच हो, 1 से 12 के बीच में हो, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे? आइए, इसी घड़ी है, घंटे वाली सुई जो है यहाँ 1 है और ये 12 है, 1 से 12 के बीच यहाँ पर कहीं भी हो, तब ये सूत्र आप प्रयोग करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, माना वास्तविक समय जो है, वास्तविक समय, माना वास्तविक समय t है। ठीक है, दर्पण में देखने पर, दर्पण में देखने पर समय, समय t डैश आ रहा है, कुछ और दिखाई दे रहा है। तो t डैश का सूत्र होता है 11:60 माइनस टी, ये सूत्र है। आओ, एक सवाल लेते हैं कि यदि, अच्छा एक महत्वपूर्ण बात पहले जान लो, यदि घटाने पर, यदि घटाने पर घंटे, घंटे के स्थान पर शून्य आए, शून्य आए, तो उसे 12 लिख देते, तो उसे 12 लिख देते। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप हमारे साथ जब पढ़ेंगे ना तब सब सीख जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम की सवाल थी कि किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, 3:40, हाँ किसी घड़ी में 3:40 बजा है। समतल दर्पण में देखने पर, समतल दर्पण में क्या दिखेगा? क्या दिखेगा बताओ? चलो, तो t बराबर क्या है? 3:40 है।
3:40 है। टी डैश का मान निकालना है। टी डैश का सूत्र क्या होता है यार? देखो ये 12 से 1 के ही बीच में तो है, यहाँ 1 है, ये यहाँ 1 और ये 12, तो यहाँ 3:40, ये 3 है, ये आपकी घंटे की सुई, ये 3:40 हो रहे, तो 12 से 1 के ही बीच में तो घंटे वाली सुई है, तो यही सूत्र लगाओ। टी डैश बराबर 11:60 माइनस 3:40। चलो घटाओ, 60 में से 40 घटाओगे 20 मिनट बचेगा, 11 में से 3 घटाओगे तो 8 बचेगा, 8:20 दिखेगा। क्या दिखेगा? 8:20। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। ओके, चलो आइए, अब आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क ये है कि किसी घड़ी में 9:45 हो रहे, किसी घड़ी में 9:45 बजा है, 9:45 बजा है, दर्पण में क्या दिखेगा? दर्पण में क्या दिखेगा बताओ। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो नए साल पर आप सभी को हमारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आप सभी पढ़ाई करें, अच्छे अंकों के साथ सफल हों। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ये रही आज आपकी क्लास, पूरा एक बार आप देख लें, ठीक है। इसकी जो है नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं इसी तरह नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे, बाय बाय।